हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं माइटोसिस डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न को हिंदी में कहा जाता है समसूत्री विभाजन। फिर नाम से पता चल रहा है क्या, सम मतलब होता है समान, सूत्री कहने का मतलब है क्रोमोसोम से, गुणसूत्र से। तो जिसका क्रोमोसोम कैसा हो, समान हो, जिसमें विभाजन हो, कोशिका का विभाजन हो, तो उसमें जो क्रोमोसोम है उनका विभाजन भी समान रूप से हो, तब उसे क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन कहेंगे। ठीक है, हम जान लेते हैं कि समसूत्री विभाजन होता कहाँ पर है। तो ये समसूत्री विभाजन है, जितनी भी ये सोमेटिक सेल होती है, जितनी भी दैहिक कोशिका होती है, उन सभी दैहिक कोशिकाओं में माइटोसिस डिवीजन होती है। ठीक है, इस वजह से इसे सोमेटिक डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ये माइटोसिस डिवीजन है वो सोमेटिक सेल में होती है, इसलिए इसे सोमेटिक डिवीजन भी कहते हैं। हम देखते हैं कि ये कोशिका है, ये क्या है, मात्र कोशिका। मात्र कोशिका को हिंदी में क्या, मात्र कोशिका मतलब पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल क्या होंगे, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इनमें गुणसूत्र की संख्या, मान लीजिए मनुष्य का दैहिक कोशिका है जिसका गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46 है। तो इनका विभाजन होने के बाद ये दोनों कोशिकाएं, इन दोनों कोशिका में भी गुणसूत्र की संख्या क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ठीक है, कैसे रहती है, समान रहती है। तो इनमें जो गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, तब इस तरह के कोशिका को क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहा जाता है। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित अवस्था। ठीक है, अब इसमें क्रोमोसोम की संख्या कैसे है, द्विगुणित है, मतलब सभी में क्या है, समान रूप में समान रूप से क्रोमोसोम पाई जा रही है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, द्विगुणित। तो द्विगुणित होने की वजह से जो यहाँ पर क्या है, पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनती है, उन डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल जितना ही होती है, इसलिए इसे इक्विटिएशन, ठीक है, इक्विशनल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे इक्विशनल डिवीजन कह रहे हैं। इक्विशनल डिवीजन क्यों कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सेल की जितनी क्रोमोसोम की संख्या होती है, उतनी ही क्रोमोसोम इसकी डॉटर सेल में भी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, इक्विशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका हिस्ट्री के। सबसे पहले कौन से कोशिका में किसने देखा था, तो स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इसे प्लांट सेल में देखा। ठीक है, बावेरी एवं फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले इसका अध्ययन इन्होंने किसने में किया था, एनिमल सेल में किया था। ये एनिमल सेल में किया था। ये फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही माइटोसिस को माइटोसिस नाम दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं फेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन। फेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन देखते हैं, तो इसके 2 फेज होते हैं। ठीक है, सेल साइकिल से पढ़ते आ रहे हैं इसे, इंटरफेज और एक होता है मेटाफेज। तो इनका जो इंटरफेज अवस्था है, इस इंटरफेज में क्या होती है, सेल डिवीजन के लिए यहाँ पर तैयारियाँ होती हैं। एम फेज है, एम फेज में 2 फेज पढ़ते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, एक पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन या डिवीजन होता है, जिसमें यहाँ पर डिटेल क्या कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस में आपको इसका 4 फेज पढ़नी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन सभी अवस्थाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये माइटोसिस डिवीजन में प्रोफेज स्टेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो इसके जो प्रथम देखें तो क्या, कौन सा फेज था, इंटरफेज अवस्था था। ठीक है, इंटरफेज, ये जो इंटरफेज है इसमें क्या हो, कोशिका विभाजन के लिए ये पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अभी ये विभाजन है कौन से अवस्था, अब ये जो फेज है वो कौन सा फेज में प्रवेश करेगा, ये एम फेज में करेगा। तो एम फेज में सबसे पहले किसका विभाजन होगा, कैरियोकाइनेसिस का विभाजन होगा। ठीक है, या डिवीजन होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होगा। तो विभाजन के लिए यहाँ सबसे पहले एक फेज पढ़ते हैं, कौन सा फेज है, प्रोफेज अवस्था। ठीक है, प्रोफेज है। ठीक है, इस प्रोफेज है, इसे 2 भागों में मिलकर बने हैं, एक है B4, एक है स्टेज। ठीक है, तो पहले अवस्था देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोफेज अवस्था है, इस अवस्था में ये इंटरफेज अवस्था के बाद ही प्रवेश करेगा। तो इस अवस्था में क्या होता है, ये जो
इसमें जो तैयारियां हुई हैं तो इनमें जो क्रोमोसोम है वो किस अवस्था में रहता है, क्रोमोसोम है क्रोमैटिन नेट की फॉर्म में रहते हैं। तो इसके जब प्रथम अवस्था में जब फेज में आता है उस स्थिति में इसके केंद्रक है वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोलस होती है वो भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। इसमें जो क्रोमोसोम है क्रोमैटिन नेट में चेंज हो गई रहती है। साथ में इसके जो सेंट्रोमियर है, ये जो बीच में दिखाई दे रही है क्या है, इसका सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर है, सॉरी सेंट्रोसोम है। ठीक है, क्या है ये, सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित होकर ये क्या कहलाता है, सेंट्रियोल कहलाता है। ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो गया तो अब इसी को क्या कहा जाएगा, सेंट्रियोल कहा जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित होकर इस अवस्था में क्या बना लेते हैं, सेंट्रियोल बना लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे फिर इसी अवस्था में क्या होती है, इसके जो केंद्रक है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त होने लगते हैं। ठीक है, गायब होने लगते हैं और इनके जो ये सेंट्रियोल है वो क्या होते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर आने लगते हैं। इनके जो केंद्रक है, इनकी जो क्रोमोसोम है क्रोमैटिन नेट है वो क्या होती है, आपस में संघनित होने लगते हैं और संघनित होकर फिर क्या बना लेती है, क्रोमोसोम बना लेती है। इसकी जो लास्ट फेज होती है लेट प्रोफेज अवस्था, जिसे ईयरली अवस्था कहेंगे। ठीक है, प्रोफेज का ये क्या है, ईयरली अवस्था है। ये क्या है, मिड फेज है और ये कौन सा है, लेट फेज है। तो लेट प्रोफेज है, तो लेट प्रोफेज में क्या होती है, ये जो ये क्रोमोसोम है पूर्ण रूप से क्रोमोसोम संगठित होकर जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम बना लेती है। इनमें जो सेंट्रियोल है, इन सेंट्रियोल से स्पाइंडल का निर्माण हो जाता है। ये स्पाइंडल है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनती है। ठीक है, तो इसमें पूर्ण रूप से किसका निर्माण होता है, स्पाइंडल का निर्माण हो जाता है। फिर जैसे ही ये अवस्था जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज अवस्था। ठीक है, कौन से फेज आ जाते हैं यहाँ पर, मेटाफेज आ जाते हैं। इस मेटाफेज में क्या होती है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है इनकी जो क्रोमोसोम का ये सोम है, ये क्रोमोसोम आपस में जुड़ी किससे रहती है, तो ये जुड़ी रहती है, ये सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती है, सेंट्रोमियर। ठीक है, किससे जुड़ी रहती है, ये क्रोमोसोम है वो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई रहती है। यही सेंट्रोमियर किससे जुड़ी रहती है, ये सेंट्रोमियर है आगे जो ये स्पाइंडल है इन्हीं से जुड़ी हुई रहती है, मतलब स्पाइंडल में रहती है। तो ये भी क्या है, स्पाइंडल से जुड़ी, अब इसी स्पाइंडल के द्वारा ये क्या करेगा, आगे गति करने का कार्य करती है। इस अवस्था में मेटाफेज अवस्था में क्या होती है, जो क्रोमोसोम है वो एक ही सीध में आ जाती है। ठीक है, मतलब मध्य में आ जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे मेटाफेज अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मेटाफेज क्यों कह रहे हैं, इस अवस्था में क्या होती है, ये एक ही, मतलब ये क्रोमोसोम के बिल्कुल मध्य में ही, सॉरी ये क्या होते हैं, ये सेल है। ठीक है, क्या है, ये सेल है। तो ये जो सेल है इसमें क्या हो जाती है, केवल बिल्कुल ये मध्य में आ जाती है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, मेटाफेज कहते हैं। ठीक है, इसी अवस्था में जब से इसमें क्रोमोसोम का स्टडी किया जाता है तो क्रोमोसोम का स्टडी है मेटाफेज में ही किया जाता है और मेटाफेज में ही ये क्रोमोसोम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, आगे आते हैं मेटाफेज है, आगे मेटाफेज के बाद फिर आती है एनाफेज। ठीक है, आगे कौन सा है, एनाफेज आते हैं। ये जो एनाफेज है इस अवस्था में क्या होती है कि ये जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम है वो आपस में किससे जुड़ा हुआ था, ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ था, ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ था। इन सेंट्रोमियर में क्या होते हैं, यहाँ पर विभाजन हो जाता है, विभाजित होकर ये सेंट्रोमियर दो भागों में बढ़ जाती है। अब इनके तो अब ये क्रोमोसोम क्या हो गए, आधे आधे हो गए, तो सॉरी ये पूरे रहेंगे, लेकिन ये क्रोमोसोम कैसे, देखो क्रोमोसोम बताए थे आपको कुछ इस तरह से इसकी संरचना है वो मैं बताई थी, और क्रोमोसोम इस तरह से भी संरचना इसकी बनाई रहती है। तो इस तरह की अगर संरचना थी क्या, पेयर में, कहने का मतलब ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम ऐसा रहेंगे ना, ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पर केवल दो ही क्रोमोसोम बनाए हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रोमोसोम केवल दो ही में ही होता है। अगर मैं मनुष्य में क्रोमोसोम या ह्यूमन में अगर मैं बता रही हूँ माइटोसिस डिवीजन, तो ये माइटोसिस डिवीजन है हो रही थी, इसमें पूरे कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में, तो 46 गुणसूत्र या 23 पेयर पाए जाते हैं। पूरे 23 पेयर में इसी तरह के प्रोसेस है वो हो रही है। ठीक
ठीक है। तो ये क्या हो रही है, इसके यहाँ पर एनाफेज है, इसमें मुख्य रूप से सेंट्रोमियर में डिवीज़न होती है। और सेंट्रोमियर में डिवीज़न होने के बाद फिर यही है वो अलग, ये सेंट्रोमियर अलग हो जाएंगे और अलग होकर यही कोशिका क्या होंगे, ये जो ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव, ये क्या है, ये सेंट्रियोल है। तो इस सेंट्रियोल की ओर ये गति करने लगती है और जब गति करती है तो इसका सेंट्रियोल भाग है वो ध्रुव की ओर होती है और इसके जो आर्म है वो क्या होती है, दोनों के आर्म है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस अवस्था में जब क्रोमोसोम है वो आगे जा रही होती है, ठीक है, क्रोमोसोम में क्या हो रहती है, आगे जब ये बढ़ रही होती है उस स्थिति में ये एल अवस्था में, भी अवस्था में, ठीक है, जे में इस तरह के आकार में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे फिर ये एनाफेज से आगे आते हैं टीलोफेज अवस्था में। टीलोफेज अवस्था में क्या होती है, जैसे ही ये क्रोमोसोम है वो यहाँ पर ध्रुवों पर पहुँचती है, ठीक है, कहाँ पर, ध्रुवों में पहुँचती है, वैसे ही क्या होती है, इसमें केंद्रक का फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है, यहाँ पर इसकी केंद्रक का फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है, इसमें न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन है वो प्रारंभ हो जाती है और इनकी जो न्यूक्लियर यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, अलग अलग। तो यहाँ पर क्रोमोसोम हुआ, अब इनमें जो क्रोमोसोम, अब यहाँ पर क्रोमोसोम है फिर से ये क्रोमैटिन नेट की तरह संरचना बना लेगी और इसमें केंद्रक और केंद्रिका है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, टीलोफेज अवस्था में ये केंद्रक है वो पूर्ण रूप से नई बन जाती है और दो केंद्रक बन जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर केंद्रक का डिवीज़न हो गया, ठीक है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में किसका विभाजन पढ़ते हैं, केंद्रक का विभाजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, केंद्रक का विभाजन हो गया। आगे फिर स्टार्ट करते हैं इसका साइटोप्लाज्म, ठीक, कैरियोकाइनेसिस था, कैरियोकाइनेसिस के बाद अब क्या आएगा, ठीक है, आगे इसका कौन सा भाग है, कैरियोकाइनेसिस। ये जो साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस है। तो ये जो साइटोकाइनेसिस है इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब तो क्या यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, अब किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इसमें साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें जो सेल आर्गेनल है उन सेल आर्गेनल का भी डिवीजन होगा। तो इसका डिवीजन कैसे होता है, ये कैसा होगा, डिवीजन होगा। तो इसके जो साइटोप्लाज्म है तो इसके बीच में क्या हो जाती है, इस तरह से खांचे बन जाती हैं, ग्रूव बन जाती है, ठीक है। और यही ग्रूव फिर धीरे धीरे आकर क्या हो जाती है, ऐसे ग्रूव बना, फिर आगे यही क्या होगी, यही ग्रूव है वो आगे बढ़ती जाती है। इस तरह से क्या होती है, बढ़ती जाती है और बढ़कर फिर ये क्या बना लेती है, दो अलग अलग कोशिका बन जाती है, ठीक है। और दोनों कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है। कितनी पेयर पाई जाती है, 23 पेयर पाई जाती है। अब सभी में जितने भी एक जो पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल में क्या होती है, जितने भी इसमें आर्गेनल पाई जाती है, क्रोमोसोम की संख्या वो सभी इसमें क्या रहती है, समान रहती है। तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो होती है जिसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। आगे इसका सिग्निफिकेशन देख रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन में इसमें क्या क्या बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से समसूत्री विभाजन के दौरान जब भ्रूणी अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में क्या होती है, बहुत ज़्यादा किसका कौन सा विभाजन होता है वहाँ पर, समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, बॉडी का फॉर्मेशन होगा, बॉडी का ग्रोथ होगा, ठीक है। उसमें क्या होंगे, डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा होती है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही होती है। आगे इसमें लोअर प्लांट एवं एनिमल में, उसमें लोअर प्लांट और एनिमल में क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो किसके द्वारा होती है, माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप ही होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल है वो समान रूप से आगे बढ़ती है। अगर कहीं पर कट जाता है, ठीक है, अगर कहीं पर कट जाता है तो उस स्थान को भरने के लिए, घाव है तो उस घाव को भरते हैं तो वहाँ पर भी कौन सा डिवीज़न होता है, तो वहाँ पर होती है माइटोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप ही कोई भी घाव है वो भर पाती है। तो इस तरह से देखें कि माइटोसिस डिवीज़न में एक, ठीक है, एक सेल से कितने सेल भरे, 2 सेल भरे। तो एक माइटोसिस डिवीज़न में 1 इसके एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या, पुत्र कोशिका की या फिर डॉटर कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या दोनों कैसे रहती हैं, बराबर रहती हैं, ठीक है।
है। आज के लिए इतना, फिर अगले दिन पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन। ठीक है, थैंक यू।